नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिम में। दोस्तों मैं गोविंद मेवाड़ा और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो किसी न किसी टॉपिक के साथ डिस्कशन नहीं किए जाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी इनको आप पढ़ लीजिए, ये टॉपिक में इंक्लूड नहीं होते हैं। इनको जनरल एग्रीकल्चर में हमें छोटे छोटे टॉपिक के रूप में पढ़ना पड़ता है। अगर वीडियो आपने पिछले नहीं देखे हैं इसी तरह के, तो आप इनको आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनके लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक अवश्य करें, और अगर आपने वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन बिंदुओं के बारे में जहाँ से कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ। वीडियो को अगर आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी देख रहे हैं तो एक गुजारिश आपसे है, आप हमेशा अपनी डायरी, नोटबुक या पेन लेकर साथ में बैठें, और जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं एक बार पूर्ण शांत मन से इसको पूरा अवश्य देखें। क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप उसके 10 से 15 सेकंड का जो इनिशिएटिव होता है या जो शुरुआत होती है, वहीं से आप वीडियो का आइडिया लगा लेते हैं कि ये वीडियो खराब होगा या अच्छा होगा। हो सकता है वीडियो खराब हो, मैं मेरे चैनल की ही नहीं कह रहा, किसी और भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, आप अवश्य अपना समय निकालें। अगर आप किसी ऐसे समय पर देख रहे हैं जब आपको टाइम नहीं है, तो आप उसको लाइक वीडियो में डाल दीजिए या उसको मेंशन कर दीजिए कि मुझे इसे बाद में देखना है। आप उस वीडियो को बाद में देखें, शांत मन से देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। तो यही मेरा कहना है। एग्रीकल्चर या किसी भी विद्यार्थी को अगर पढ़ाई के फॉर्म में आप देख रहे हैं, तो अगर आप मनोरंजन के वीडियोज़ देख रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कभी भी देख सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर या किसी भी तैयारी के पर्पज़ से कह रहे हैं तो हमें उनको थोड़ा सा ध्यान में देखने की आवश्यकता। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहां से हमें क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला फैक्ट आता है जलग्रहण क्षेत्रफल के नाम से। और आपने ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलग्रहण के लिए उपयुक्त साइज या उपयुक्त क्षेत्रफल कितना है। उपयुक्त क्षेत्रफल की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, तो उपयुक्त क्षेत्रफल तो आपका कितना रहेगा, 500 हेक्टेयर रहेगा। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी पूछा जाता है मिनी वाटर शेड एरिया कितना होता है, माइक्रो वाटर शेड में कितना होता है, मैक्रो में कितना होता है। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे उपयुक्त पूछा जाए, 500 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल है वाटर शेड का, वो उपयुक्त माना जाता है, ये ऑप्टिमम साइज है। अब इससे छोटा बड़ा दोनों हो सकते हैं। अगर अब बात करें हम मिनी वाटर शेड में 100 से 10 से 100 हेक्टेयर तक का एरिया अगर आपके वाटर शेड का है, तो वो वाटर शेड आपका मिनी वाटर शेड कहलाएगा। उसके बाद अगर बात करें 100 से 1000 हेक्टेयर का अगर आपका वाटर शेड एरिया है, तो वो माइक्रो वाटर शेड एरिया में कहलाएगा। ये चीज़ें इसलिए क्योंकि कई बार माइक्रो वाटर शेड एरिया पूछा जाता है और उसमें ऑप्शन आपको छोटे से छोटा दे दिया जाता है, और आप समझते हैं माइक्रो का मतलब सबसे छोटा होगा। हम अगर वाटर शेड की बात करें और इसके फॉर्म की बात करें, तो यहाँ पे मिनी सबसे छोटा 10 से 100 हेक्टेयर, 100 से 1000 हेक्टेयर तक माइक्रो, और अगर बात करें 1000 से 10,000 हेक्टेयर तक वाटर शेड का एरिया है तो उसे मैक्रो वाटर शेड एरिया, और 10,000 से अगर 50,000 हेक्टेयर तक का एरिया है तो उसे सब वाटर शेड एरिया कहा जाता है। तो ये वाटर शेड एरियाज है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और ये यूँ मान के चलिए कि 2 या 3 एग्जामिनेशन को छोड़ के हर तीसरे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पुट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले महत्वपूर्ण बिंदु की, तो एक बिंदु आ जाता है एनपीके रेशियो, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो रेशियो है वो बार बार पूछा जाता है कि अनाज वाली फसलों में एनपीके रेशियो क्या रहता है, दलहनी में क्या रहता है, तिलहनी में क्या रहता है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप जिन्होंने आपने एग्जाम दिए हैं उनको ये आइडिया है, और अगर नहीं दिए हैं तो आप इनको मेंशन करें। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अनाज वाली फसलों में एनपीके अनुपात कितना रहता है, 1:1:1:1, 1:2:1, 4:2:1, 3:2:1। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर अनाज वाली फसलों की बात करें तो नाइट्रोजन हमें 4 गुना, फास्फोरस हमें 2 गुना, और हमें पोटास की आवश्यकता 1 गुना होती है, 4:2:1। अब इसको इस तरह से समझिएगा, अगर हम बात करें कि इसकी कोई भी एक फसल है जिसमें अगर 100 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो अगर इस रेशियो में डालें तो 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटास की आवश्यकता होगी। इस रेशियो को हम क्या रेशियो कह देंगे, 4:2:1 या 4:2:1 रेशियो कह देंगे। उसके बाद बात करें दलहन की, तो दलहनी फसलों में हमें पता है केवल और केवल
एक फसल को छोड़ के, राजमा को छोड़ के अन्य सभी फसलों में नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि राजमा में जो राइजोबियम कल्चर के द्वारा जो नोड्यूल्स बनती है, जो गांठें बनती है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य होता है वो नहीं होता है। इसीलिए राजमा में आपके नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक पड़ती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजमा में नाइट्रोजन की आवश्यकता कितनी होती है, तो 100 से 120 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता यहाँ पड़ती है। यहाँ पे बच्चे या विद्यार्थी कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं उस क्रॉप में, क्योंकि ये दलहनी क्रॉप मान के वो क्या कर लेते हैं, 1:2:1 का रेशियो मान लेते हैं और वहाँ कहीं न कहीं उनके कन्फ्यूजन आता है, लेकिन वो एक अपवाद है। इसके अलावा नाइट्रोजन की आवश्यकता इनमें कम पड़ती है, फास्फोरस की ज़्यादा पड़ती है और पोटास की कम। तो 1:2:1 इसकी जो अनुपात है एनपीके का, वो दलहन वाली फसलों में। अगर बात करें तिलहन की, तो जिस प्रकार दलहन में होता है उसी प्रकार एनपीके रेशियो तिलहन में भी होता है, 1:2:1 इसका रेशियो माना जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तिलहन एनपीके रेशियो के बारे में। उसके बाद अगर बात करें जुताई की गहराई, देखिए जुताई की गहराई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्रीडा के अनुसार। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि ये क्रीडा इंस्टीट्यूट है क्या। CRIDA के अनुसार गहरी जुताई में कितनी गहराई होना आवश्यक है, या मध्यम जुताई में कितनी गहराई होती है, या उथली जुताई में कितनी गहराई होती है। गहराई जो जुताई है आपकी 3 तरह से होती है। एक तो उथली होगी, यानी जिसकी डिस्टेंस या डेप्थ कम होगी वो उथली, जिसकी मीडियम होगी वो मध्यम, और जिसकी गहरी होगी वो गहरी जुताई कहलाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये क्रीडा है क्या। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान के नाम से इसे जाना जाता है, और ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2015। अब क्या पूछा हुआ था, केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, और अगर बात करें स्थापना की, तो ये ICR के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट है। 1985 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, और ये इंस्टीट्यूट 3 प्रकार की जुताइयां बताता है। उसके अनुसार जुताइयों की गहराई अलग अलग है। अगर बात करें पहली प्रकार की जुताई, तो उथली जुताई इसे ये कहता है, और इस जुताई की जो गहराई है वो कितनी होगी, 5 से 6 सेंटीमीटर होगी। यानी 5 से 6 सेंटीमीटर अगर आप जुताई कर रहे हैं तो वो किस जुताई की श्रेणी में आएगी, उथली जुताई की श्रेणी में। किसके अनुसार, CRIDA के अनुसार। उसके बाद अगर बात करें मध्यम जुताई की, तो 15 से 20 सेंटीमीटर तक की आप अगर 15 से 20 सेंटीमीटर की अगर आप जुताई कर रहे हैं तो वो किसके अंडर आएगी, वो आपके मध्यम जुताई के अंडर आएगी। और उसके बाद बात करें अगर गहरी जुताई की, तो गहरी जुताई 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की अगर आप जुताई करते हैं तो ये आपकी गहरी जुताई की श्रेणी में आता है। और ये किसके अनुसार है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, यानी केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान के अनुसार, जो स्थापित कब हुआ था, 1985 में स्थापित हुआ। उसके बाद अगर अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रमुख फसलों में भंडारण करते समय नमी कितनी रखी जाती है। देखिए दोस्तों, पूछा जाता है मसाले वाली फसलों में भंडारण किस नमी पे करना चाहिए, अनाज वाली फसलों में भंडारण किस नमी पे करना चाहिए, तिलहनी फसलों में भंडारण किस नमी पर करना चाहिए। तो उन्हीं फैक्ट्स को हम देखेंगे, और उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होंगे। अगर हम बात करें तिलहनी और मसाला वाली फसलें, तो इनमें कम नमी की आवश्यकता है। हमने अगर अनाज वाली फसलों की आपने बात पढ़ी होगी तो केवल आपने वही सुना होगा 10 से 12% नमी पर अनाजीय फसलों को भंडारित किया जाता है। लेकिन अगर उस नमी पर तिलहन या मसाला वाली फसलों को भंडारित कर लिया जाए तो वो खराब हो जाएगी। इसीलिए अलग अलग फसलों की गुणवत्ता के अनुसार उनकी अलग अलग नमी की मात्रा डिसाइड की जाती है भंडारण के समय। अगर तिलहन और मसाले की बात करें तो 6 से 8%, और अगर दलहन वाली फसलों की बात करें जिनमें उड़द, मूंग, ये सारी दाल वाली फसलें आ जाती है, उनमें 8 से 10% आपकी नमी रखी जाती है भंडारण करते समय। अब दोस्तों, अगर दलहन में पूछा जाता है कि 8 से 10% नमी से कम या ज़्यादा रखते हैं, कम में तो हालांकि नहीं रखते हैं, लेकिन कम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो एम्ब्रियो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अधिक रख लेते हैं तो क्या होता है, अधिक रखने से एक कीट का प्रकोप हो जाता है और उसे पल्स बीटल कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें अनाजीय फसलों में नमी क्या रखी जाती है, तो 10 से 12% नमी पर अनाजीय फसलों को आप भंडारित कर सकते हैं। तो ये थे मुख्य फैक्ट्स, भंडारण के समय नमी कितनी रखी जाती है उसके बारे में। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो वो आता है फिरोमोन ट्रैप का उपयोग। देखिए आप सभी ने पढ़ा है, हम जानते हैं कि जब आईपीएम की बात आती है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है, समन्वित नाशी कीट प्रबंधन की बात आती है, तो हमें एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से रूबरू होने का मौका मिलता है। वो टेक्नोलॉजी है फिरोमोन ट्रैप। अब क्या है फिरोमोन ट्रैप? फिरोमोन ट्रैप एक जाल है, उस जाल में एक ल्यूर लगाया जाता है, एक टेबलेट लगाई जाती है, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट या उस कीट की जाति की मादा इंसेक्ट की सुगंध की एक ल्यूर लगाई जाती है। उससे क्या होता है, आपके जितने भी मेल इंसेक्ट हैं, मोथ है जो उड़ने वाले हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होके वहाँ पर उस ट्रैप में उलझ जाते हैं। तो अब ये 2-3 तरीके से लगाए जाते हैं। पहले तो हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, हमें आइडिया लग जाए कि भैया मॉनिटरिंग कर ले हुए हम कि भाई कितने इंसेक्ट यहाँ पर हैं, ताकि हमें बाद में क्या हमें मेजर्स लेने हैं, क्या हमें कंट्रोल मेजर्स लेने हैं, मैनेजमेंट के मेजर्स लेने हैं, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम मॉनिटरिंग करेंगे। तो उसके लिए हम कितने ट्रैप लगाएं, उसके बाद और आता है मास ट्रैपिंग के लिए हम कितने लगाएं, और मेटिंग डिस्पर्सन अगर हमें करना है तो हम कितने लगाएं। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि किसी भी खेत में मॉनिटरिंग करने के लिए कितने फिरोमोन ट्रैप पर हेक्टेयर लगाए जाते हैं, तो वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये ध्यान रखना, मॉनिटरिंग करने के लिए 8 से 10 फिरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं। अगर बात करें मास ट्रैपिंग की, मास ट्रैपिंग का मतलब होता है कि अगर आपने जिस खेत में 8 से 10 लगाए, तो वहां तो आपको मॉनिटरिंग होगी, ये पता लग जाएगा कि आपके यहाँ पर इस पर्टिकुलर कीट के मौत कितने हैं। लेकिन अगर आप 15 से 20 फिरोमोन ट्रैप लगा देते हैं, तो वहां पे आपके जितने भी मेल होंगे वो आ जाएंगे। तो इसको हम मास ट्रैपिंग कहते हैं। 15 से 20 लगाते हैं इसमें। उसके बाद बात आती है अगले स्तर की कि आपको क्या करना है। बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अगर आपको लग रहे हैं मास ट्रैपिंग में, तो आप क्या करें, बहुत ज़्यादा फिरोमोन ट्रैप की संख्या बढ़ा दें। यानी जहाँ पे आप 15 से 20 आप 25 से 30 फिरोमोन ट्रैप लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मेटिंग डिस्पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें इनके जो संभोग की क्रिया है या इनके जो मिलन की क्रिया वो खत्म हो जाएगी। एग लेइंग नहीं हो पाएगी फीमेल के द्वारा, क्योंकि सारे के सारे मेल अट्रैक्ट होके इसमें ट्रैप कर लिए जाएंगे। तो इससे इनकी जो अगली जनरेशन जो बढ़ने वाली है उसे हम रोक सकते हैं। तो ये आईपीएम का एक फैक्ट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मानसून पूर्वानुमान। देखिए यहाँ से एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन में, क्योंकि क्लाइमेट का ये पार्ट है और क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, क्या पूछा जाता है, मानसून का पूर्वानुमान कौन सा इंस्टीट्यूट लगाता है, मानसून का पूर्वानुमान कहाँ से लगाया जाता है, और कितने दिनों के मानसून पूर्वानुमान को क्या कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर बात की जाए कि मानसून का पूर्वानुमान कौन लगाता है, तो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के द्वारा ये लगाया जाता है। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। हमने माफ़ कीजिएगा, न्यूज़ वगैरह में हम सुनते हैं कि मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अगले 2 दिनों में या 48 घंटों में या 7 दिन में ये मौसम में बदलाव आने वाले हैं। तो ऐसी जो फोरकास्टिंग है वो कौन करता है, वो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग सेंटर न्यू दिल्ली करता है। अब इसने अपनी समय के आधार पर इस फोरकास्टिंग को या पूर्वानुमान को अलग अलग तरीकों में बांटा है। अगर हम बात करें पहला जो तरीका या पहला जो प्रकार है, वो अल्प अवधि का मौसम पूर्वानुमान या मानसून पूर्वानुमान है। और ये क्या है, 3 दिन से कम के अगर पूर्वानुमान आपको बताए जा रहे हैं तो वो अल्प अवधि के, जैसे आपको 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 3 दिन से कम के कार्यकाल के या समय के अगर आपको मौसम पूर्वानुमान बताए जा रहे हैं तो वो किस तरह के होंगे, वो अल्प अवधि के होंगे। उसके बाद बात आती है मध्यम अवधि की, 3 से 10 दिन तक के, 3 दिन के बाद और 10 दिन के भीतर का अगर आपको मौसम पूर्वानुमान बताया जा रहा है तो वो किस तरह का होगा, वो आपका मीडियम रेंज या मध्यम अवधि का होगा। उसके बाद बात आती है दीर्घ अवधि। तो दीर्घ अवधि के जो भी मौसम अनुमान है वो आपको 10 दिन से अधिक अवधि के मिलेंगे। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपको पता चल गया होगा, इसके चारों तरफ मैंने बाउंड्री कर दी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीडियम अवधि का 3 से 10 दिन के बीच में जो होता है, ये 2 या 3 बार एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो इसको आप थोड़ा स्टार मार्क कर लीजिएगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट तो सारा ही है। उसके बाद अगर हम बात कर लें अगले टॉपिक की,
तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सॉइल साइंस से रिलेटेड है, मृदा वर्ग कणों का वर्गीकरण। अब इसमें क्या पूछा जाता है उसकी हम बात कर लेते हैं कि आप जो इस टेबल को देख पा रहे हैं, इस टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जो मृदा वर्ग कण हैं उनका आकार क्या है। हम मुख्यतः मानते हैं कि बालू, सिल्ट और क्ले ये आपके क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं, इनकी साइज बार बार पूछी जाती है। कंफ्यूजन कहीं क्रिएट नहीं होता, कंफ्यूजन क्रिएट होता है सिल्क और क्ले में। अगर हम बात करें कि ये जो वर्गीकरण है चार, ये किसने दिया है, तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के द्वारा दिया गया मेथड है। इसके अलावा अमेरिका के डिपार्टमेंट या सॉइल साइंस डिपार्टमेंट ने और दिया है, वो 8 प्रकार के पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस है इसने 4 प्रकार में बांटा है। क्या क्या प्रकार है हम देख लेते हैं। पहली अगर बात करें मोटी बालू, तो इसके जो कण होते हैं वो 2 mm से 0.2 mm के बीच में होते हैं। उसके बाद महीन बालू की बात करें तो 0.2 mm से 0.02 mm होते हैं। और अगर उसके बाद सिल्ट की बात करें, थोड़ा सा आइडिया रखना, सिल्ट में 0.02 से 0.002 mm इसकी पार्टिकल साइज होती है। और बात की जाए मृतिका कणों की, या जिसे क्ले कण कहते हैं, तो 0.002 से कम जो कण होते हैं वो मृतिका की श्रेणी में आते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से आप मान के चलिए कि ये टेबल आपको एक क्वेश्चन दे के जाएगी, आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि ये जो वीडियो था ये पूरा का पूरा था आपके जनरल वो टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन ये किसी भी टॉपिक के साथ पढ़ाए नहीं जाते हैं, या पढ़ाए जाते हैं तो वहाँ से छूट जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो में इन छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके आपके कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और भी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।